के साथ बातचीत करने के लिए हाज़िर हूँ, कहानी सुनाने के लिए हाज़िर हूँ। लेकिन सबसे पहले दिल से ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से मैंने कल और आज जितने मेल देखे आप लोगों के, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का ये प्यार। कल क्राइम तक नहीं आया था, आपने देखा होगा यूट्यूब पे नहीं था। कल अर्ली मॉर्निंग से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से क्राइम तक यूट्यूब पर नहीं था। और जो हमारी टीम है और टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो लोग लगातार लगे हुए थे। लेकिन ईद की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ा यूट्यूब के दफ्तर में भी लोग कम थे, जिसकी वजह से वक्त लग गया। और कल पूरे दिन तक नहीं था क्राइम तक, और आज दिन में करीब सुबह के बाद ये वापस शुरू हुआ है। तो इस दौरान आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने मेल किए क्राइम तक पे, मुझे पर्सनल मेल आया, इवन पता चला कि स्पोर्ट्स तक पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा और मेल किया और जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ था। कई लोगों को मैंने बताया भी मेल के ज़रिए कि कुछ तकनीकी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक दिन के लिए करीब ये नहीं था, जिसमें यूट्यूब की तरफ से ही कुछ दिक्कत थी। लेकिन उसको मैटर को अब सॉल्व कर लिया गया और वापस क्राइम तक आप देख ही रहे हैं। और जो तमाम स्टोरीज़ हैं, जो खबरें हैं, जो लाइव हैं, वो सब क्राइम तक वापस आ चुका है। तो पहले तो आप लोगों के कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी चिंता जताई और प्यार दिखाया क्राइम तक के लिए, वाकई मैं दिल से, मैं और मेरी पूरी क्राइम तक की जो टीम है, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। होरीलाल जी बोले 2 दिन खराब हो गए क्राइम तक के बिना। किशोरी लाल जी, होरीलाल जी के कह रहे हैं कि 2 दिन ख़राब हो गए जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जिन लोगों के मेल, अब यकीन मानिए कि मैंने पर्सनल करीब 200-250 मेल के रिप्लाई किए कल से। हालांकि कल ईद का दिन था, छुट्टी थी मेरी, और लेकिन मेरा ज़्यादातर वक्त इसी में चला गया कि ये पता करूँ कि क्या हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से कहा, और रात को फिर इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर मुझे ये भी लगा कि चलो ईद का दिन है तो सभी की छुट्टी हो जाए। लेकिन फिर भी जो गड़बड़ी थी और उसको अब दुरुस्त कर लिया गया, ठीक है, और क्राइम तक वापस है यूट्यूब पर। और मैं फिर 9 बजे आपके सामने हाजिर हूँ ही। तो शुरुआत में पहले तो आप सभी का वाकई दिल से शुक्रिया कि इतने कम वक्त में आप लोगों ने इतना ज़्यादा चाहा और क्राइम तक को प्यार दिया। और इसी तरह क्राइम तक का परिवार आप लोग बढ़ाते रहें, इसी तरह आप क्राइम तक से जुड़ते रहें, आप, आपके जानने वाले तमाम लोग। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ज़रिए आपको नई नई चीज़ें बताते रहें, जो अपनी कहानियाँ हैं वो आपको सुनाते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा कि हम लोग 6 बजे के करीब एक टीज़र डाल देते हैं क्राइम तक पर कि आज हम क्या बात करेंगे, किस बारे में कहानी सुनाएंगे। और बहुत सारे लोगों की यही थी कि जिन चीज़ों को मैंने कवर किया, जहाँ पे मैं मौजूद था मौके पे, और जो लाइव मैंने देखा, वो सारी चीज़ें मैंने महसूस किया, उसके बारे में ज़्यादा बात करूँ। तो मुझे भी लगा कि हाँ, अगर मैं अपनी चीज़ें बेहतर आपसे को बता सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें तो आप लोगों को सुनाई पिछले कई दिनों में, आगे भी सुनाऊँगा। बट आज मुझे लगा कि एक दिन मेरा अपना भी होना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से कुछ सुनाऊँ आपको। तो और इसकी किसी ने कोई डिमांड नहीं की, इसलिए कि मुझे लगता है कि आप में से बहुत ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ है। शायद अगर आपने आज तक पे जो मैं शो करता हूँ उसमें मैंने बहुत पहले दिखाया था, उसको भी वक्त हो गया। 2004 में मैंने पहली बार इस स्टोरी को की थी, फिर दिन 11 साल बाद 2015 में मैंने इसको दोबारा किया था। तो एक ऐसी खबर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैंने कहा कि आज आपको वो बताऊं। वो इसलिए जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे किस तरीके के क्राइम होते हैं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। अब जिस खबर की मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं कि इसी हिंदुस्तान के अंदर एक इलाका ऐसा हो जहाँ पे हिंदुस्तान का ही कानून ना चलता हो। और ये सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ। और उनका एक अपना कानून हो, और उस कानून के बीच में यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं आती, और पुलिस बाकायदा हाथ जोड़ के कहती है कि हम जुर्म रोक सकते हैं, परंपरा नहीं रोक सकते। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि 2004 में जब मैं जुर्म वीकली शो निकाला करता था, तो हम लोग बहुत रिसर्च करते थे, इधर उधर पूरे देश में अलग अलग जगह पे खंगालते थे, टटोलते थे क्या क्या खबरें हैं। तो हार्डकोर क्राइम के अलावा ऐसी खबरें जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं, तो एक मेरा उसके ऊपर फोकस बहुत हुआ करता था। तभी एक हमारे राजस्थान के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है, ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। निचली अंजानी नाम है इस पूरे एरिया का, निचली अंजानी, और थाना पड़ता है मांडवा। उदयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर
और गुजरात बॉर्डर से बिल्कुल करीब। तो 2004 में उसने खबर दी कि एक 18 साल के बाद यहाँ एक फैमिली आई है। 18 साल से उसने गांव छोड़ दिया था डर के मारे, और अब वो वापस आई है और उस पूरी फैमिली को अब जान का खतरा, उनको कभी भी मार सकते हैं। तो बाकायदा पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, तनाव बहुत था। पर खबर ये नहीं थी, खबर ये थी कि उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि या तो अपनी फैमिली का एक आदमी अपनी पसंद से हमें दे दो जिसे हम मार दें, और या फिर आप हमें 5 लाख रुपए दे दो। तो जब वो डिटेल में कहानी सुनी तो फिर वो पूरी कहानी समझ में आई। जिसके बाद फिर मैं उदयपुर गया, वहाँ से उदयपुर से फिर बाई रोड एक अपने लोकल स्ट्रिंगर हैं उनको लेकर निचली अंजानी ये पूरा इलाका गांव गया, और फिर मैंने पूरी स्टोरी की। अब वो पूरी कहानी क्या है वो बताता हूँ। उदयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका है पूरा। वहाँ पे अलग अलग आदिवासी जाति के करीब 1 से सवा लाख की आबादी है जो लोग रहते हैं। वो सारे ट्राइबल्स हैं, बल्कि उस पूरे एरिया को जो कहते हैं वो टीएसपी कहते हैं, ट्राइबल सब प्लान के तहत। टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान। तो जो आदिवासी जातियों के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं और उनको सुरक्षित बहुत सारे उनको फैसिलिटी भी दी गई है, सब कुछ दिया गया है। तो करीब 1 सवा लाख की आबादी में जो वहाँ रहते हैं बाकी सारी चीज़ें से नॉर्मल है, सिर्फ एक चीज़ अलग है। वहाँ के लोग जो भी 1.25 लाख की आबादी है, हर एक ये दुआ करता है कि यहाँ पे जो भी मरे वो नेचुरल मौत मरे, मतलब बीमारी से मरे, बुजुर्ग हो जाए तो मर जाए, अननेचुरल डेथ ना हो किसी की। अब अननेचुरल डेथ मतलब मर्डर, एक्सीडेंट, सांप का काट लेना, मतलब किसी तरीके से भी जिसमें अननेचुरल डेथ हम कहते हैं कि जो एक अपने आप नेचुरल डेथ होती है, आदमी सोया हुआ और मर गया, हार्ट अटैक हो गया, उम्र ज़्यादा हो गई मर गया, बीमार है मर गया, तो माफ़ है। इन सब के अलावा अगर मौत होती है, चाहे वो सांप काट ले, चाहे वो छत से गिर जाए, चाहे कोई गाड़ी उसको टक्कर मार दे, कोई जानवर उसको हमला कर दे, तो फिर डेंजरस है। यहाँ पे फिर शुरू होता है जो नाम है वो है मौताना। ये मौत से बना है। इसका मतलब ये कि अगर आप नेचुरल मौत नहीं मरे, और जो वहाँ लोग दुआ करते हैं कि कोई ना मरे, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही मरते हैं, और उसके बाद फिर लाशों से वहाँ पे कमाई शुरू होती है। तो पूरा जो कल्चर है वो ऐसे है। इसको मैं कहानी की तरह आपको सुनाता हूँ कि 2015 में, मतलब मुझे 11 साल के बाद दोबारा जब वहाँ जाना पड़ा, वहाँ से शुरू करता हूँ। 2015 में फिर मैं उसी इलाके में जाता हूँ, आपके उदयपुर। अब ये आप देखिए, ये एक खंडर है और ये एक पोटली टंगी हुई है। ये लोग हैं निचली अंजानी, ये पुलिस थाना मांडवा है। ये एक बिल्डिंग है सरकारी, ये थाना के पास की बात। उसके बाद जो मैंने आपको पोटली दिखाई, ये इस बिल्डिंग के अंदर एक पोटली टंगी हुई है। ये देखिए, ये पुलिस वाला है, ये हमारी कैमरा टीम, मैं खुद वहाँ पे साथ में था। अब ये मैं रोक देता हूँ, ये पोटली टंगी हुई। इस पोटली में 35 साल के एक शख्स की लाश है। अब आप कहेंगे कि एक 35 साल के शख्स की लाश इतनी छोटी कैसे हो गई? क्योंकि ये 1.5 साल से ऐसी टंगी हुई थी। 1.5 साल के बाद हम लोगों को खबर मिलती है कि एक पोटली में लाश टंगी हुई है और उतारने नहीं दे रहे, उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे। तो जब हम लोग गए तो फिर हमने पुलिस से बात की, तो फिर पुलिस को लेकर गए, और जिसकी फैमिली की लाश थी वो, उसकी फैमिली वाले बेचारे परेशान थे, लेकिन उस लाश को उतार के उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे थे। अब ये है वो लड़का जिसका नाम अजमेरी है, ये देखिए, ये है वो, और ये वो पोटली। इसमें अजमेरी। तो कहानी ये थी कि 2013 में अजमेरी अपने बहन के घर गया था। बहन के घर गया और अचानक वहाँ पे बहन के घर में उसकी मौत हो गई। अब जब मौत हुई तो ये पता नहीं चला आज तक कि वो कैसे मौत हुई।
लेकिन जब इनके घर वालों को पता चला तो इन्होंने उनके बहन से कहा कि चूँकि मौत तुम्हारे घर में हुई है तो अब तुम सारे लोग, मतलब अजमेरी की बहन के गांव वाले, इसके मौत का मौताना दो। मौताना मतलब या तो उस गांव का कोई एक आदमी अपनी जान दे दे, और या फिर एक रेट फिक्स करेंगे पैसा आप वो दो। तो उसका रेट फिक्स हुआ 5 लाख रुपए, क्योंकि जान कोई देने को तैयार नहीं। बट 5 लाख रुपए उन लोगों ने दिए नहीं वक्त पे, तो इसलिए उसके बाद इसकी लाश को एक जगह पे टांग दिया गया। धीरे 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 लाश सिकुड़ के सिर्फ ढांचा रह गया। उसका तो उसको एक पोटली में बना कर 1.5 साल के बाद जब हम लोगों की टीम पहुंची, फिर पुलिस का प्रेशर हुआ, तब उसके बाद इसको उतारा गया, दोनों बिरादरी को समझाया गया, और तब जाकर कहीं इसका अंतिम संस्कार हुआ। ये तो थी इस पोटली की कहानी। अब मैं उसमें कहूँगा एक जो ढोल बजता हुआ था वो वहाँ से कहानी, एक दूसरा विजुअल था। अच्छा चलो रहने दो। तो अब पूरी कहानी ये है कि इस इलाके में जो निचली आंजाणी गांव है, उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर, आदिवासियों के बीच में एक परंपरा चली आ रही थी बहुत पहले से, पुरखों से। और उन्होंने शुरू की थी बड़े साफ और नेक नियत से कि हमारे इलाके में जो भी अननेचुरल डेथ होगा उसकी सज़ा होगी, मौताना। मतलब या तो कोई जान के बदले जान देगा या पैसे देगा। और इसके मकसद ये था कि इससे लोग मर्डर ना करें, क्राइम ना करें, तो उससे लोग सीधे रहेंगे, तो डर से कोई कि पैसे देने या जान देने तो कोई किसी को मारेगा नहीं। तो ये पुरखों की परंपरा थी कई 100 बरस पहले। लेकिन वक्त बदला धीरे धीरे धीरे, तो अब लोगों ने क्या किया कि इसको एक धंधा बना लिया। तो मेन ये होता था कि जब भी कोई आदमी अननेचुरल में मरता था, डेथ जिसकी स्वाभाविक मौत नहीं है, तो पूरे गांव में सबसे पहला होता था कि ढोल बजना शुरू होता था। उसको कहते हैं मौत का ढोल। तो वो ढोल बजने का मतलब ये पूरे इलाके में पता चल जाएगा कि एक कोई अननेचुरल डेथ हुई इलाके में। उसके बाद जिस इलाके में मौत हुई है, जहाँ पे मौत हुई है, अब वो जिम्मेदार है। मान लीजिए कि मैं ए गांव का हूँ, लेकिन मैं बी गांव में गया और मैं बी गांव में मर गया, मुझे सांप ने काट लिया या किसी के छत से गिर के मर गया या किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो अब मुझे उस गांव के लोगों से या तो एक बदले में मेरे उसके जान देगा या मुझे पैसे देगा। तो पहला ढोल बजता है कि मौत हो गई है, अननेचुरल डेथ है। उसके बाद अब दूसरा ढोल बजता है पंचायत, वहाँ संसद कहते हैं कि अब यहाँ संसद बैठेगी, फैसला होगा। तो संसद में दोनों गांव के लोग बैठेंगे, अब तय होगा कि इसके मौत के बदले में आप एक जान दो, और या फिर जो पंचायत तय करे इतने पैसे दो। तो जान कोई देता नहीं है, तो फिर होता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जब वो पैसे तय हो जाते हैं तो फिर एक मियाद दी जाती है, आप 6 महीने में 1 साल में दोगे। उसके बाद ये दूसरा ढोल ख़त्म हो जाता है। तीसरा ढोल जब मान लीजिए उसने पैसे दे दिए तय वक्त पे, तो फिर ढोल बजता है, उसको कहते हैं खुशी का थाप। तो ये होता है कि अब दोनों गांव में समझौता हो गया, इस मौत का निपटारा हो गया। फिर गुड़ खिला के एक दूसरे को मुंह मीठा करते हैं कि अब ये हमेशा के लिए ख़त्म। उसके बाद जो मौताना का पैसा आता है, तो वो उस मरने वाले के पूरे गांव के लोग उस पैसे से शराब पीते हैं, खाना बनाते हैं, पार्टी करते हैं। और जिस फैमिली का मरा उसके हिस्से कुछ नहीं आता है, 2-4 हज़ार दे देंगे, लेकिन बाकी सारे पैसे पूरे गांव के लोग उसका जश्न मनाते हैं। ये है परंपरा। 2004 में यही मांडवा पुलिस स्टेशन था। मांडवा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस की जीप गुजर रही थी आदिवासियों के इलाके से। एक नया नया पुलिस वाला उस इलाके में तैनात होकर आया था, उसे मालूम नहीं था। तो वो जब जा रहा था तो एक सड़क के किनारे में बहुत सारे लोग चल रहे थे, तो उसकी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर हो गई। उसके बाद वो मर गया। अब ये बात जो है धीरे 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 सबको पता चला। अब वो लोगों ने लाश ही नहीं उठाई। अब ये था कि वो पुलिस वाला अपनी जान दे और या फिर मौताना के लिए आए। तब पहली बार था कि सीधे कानून पे हमला, कि कोई पुलिस वाला जान के बदले कैसे जान दे सकता है। तो यह कि नहीं, अब आप तय करें, या तो पुलिस वाले में से कोई हम मरेगा या फिर हमें पैसा देंगे। बाद में बहुत अजीब से हालात हो गए, तनाव बहुत, बॉडी को अंतिम संस्कार करने को कोई तैयार नहीं, सब कुछ। फिर तमाम कुछ नेता इसमें आए, आदिवासी जाति के जो लीडर थे उनको शामिल किया गया, और बड़ी मुश्किल से फिर मौताना का रेट तय हुआ, जो खुद कागज़ पे नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने उस मरने वाले के गांव के लोगों को दिया, और तब जाकर उस पुलिस वाले की जान छूटी। तो वहाँ पे ये है कि पुलिस वाले भी जब इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो वो बच नहीं सकते हैं। तो जब हमें ये बताया गया और जब हमें ये किस्सा मालूम हुआ कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो जब हम उदयपुर से इस गांव तक जा रहे थे तो एक लोकल ड्राइवर था, हम जानबूझ के हमने लोकल ड्राइवर लिया था जिसे इस इलाके के बारे में मालूम हो।
तो मैं और मेरा कैमरामैन विनोद शिकारपुरी हम लोग गुजर रहे थे, तो सिर्फ एक चीज़ था कि चाहे कुछ हो जाए, अगर दूर से भी एक आदमी तुमको सड़क पे आता दिखाई दे या कोई साइकिल जा रही हो, तो तुम गाड़ी की स्पीड 10-20 से ज़्यादा नहीं करोगे, चाहे हमको कितना टाइम लग जाए पहुंचने में। क्योंकि उसका धक्का लगने का मतलब था कि फिर हम सब भी मोहताना के जद में आते और वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं, फिर पता नहीं क्या होता। तो हमें सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा था वो ड्राइविंग के वक्त लग रहा था कि हमारी गाड़ी से बेशक ड्राइवर चला रहा है, लेकिन वो सब लपेटे में हम सब आएंगे, तो हमारी गाड़ी से किसी को टक्कर ना हो, कोई इंजर्ड ना हो, वरना हम फंस जाएंगे। तो आज भी ये जो परंपरा है वहाँ पे इस गांव में, जो उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये चल रहा है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब इस परंपरा को हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि लाशों से कमाई, और पूरे देश में शायद इस इलाके से ज़्यादा कीमती या महंगा मुर्दा कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मरने वाले की हैसियत इस तरीके से होती है कि किसके मौत के बदले में कितना हमें मौताना मिला है। और वो बेचारे आदिवासी पिछड़े इलाके के लोग हैं, बहुत उनकी आमदनी नहीं है, लेकिन किसी भी लाश की कीमत लाख से के नीचे नहीं होती, बल्कि 5-5 लाख। जब मैं लास्ट 2015 की बात कर रहा हूँ तब 5 लाख मुझे पता चला था। तो वहाँ एक मशहूर चीज़ ये है कि ज़िंदा इंसानों की उतनी कदर नहीं है उस इलाके में, लेकिन मरने के बाद उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ हर लाश लाखों का है। मरने वाले की कीमत 1 से लेके 5-5 लाख तक है। जीते जी उससे बेशक लोग फ़ायदा ना उठाएं, और मरने के बाद उसके नाम पे जो जश्न पार्टी होती है, जो पैसा लेते हैं, तो वो आज भी इसीलिए वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शायद जो मुर्दों की ज़्यादा अहमियत है और उनकी कीमत है, वो उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर इसी निचली आंजड़ी इलाके में है। और ये परंपरा आज भी है। हमने इसको लेकर तमाम सीनियर पुलिस अफसर से ही बात की। हाँ, तो हमने तमाम सीनियर पुलिस अफसर से ही बात की, तो उनकी बड़ी वो थी कि ये जो आदिवासी पूरा बेल्ट है, इनकी परंपरा बहुत मजबूत है। अगर हम इसमें ज़रा सा भी सेंध लगाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। उन्होंने कहा हम जुर्म रोक सकते हैं, हम बाकी चीज़ें रोक सकते हैं, लेकिन हम परंपरा को नहीं रोक सकते। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ये तक परंपरा है कि आप दूसरे के इलाके में गए और आपको सांप ने काट लिया, तो जिस इलाके के सांप ने काटा है उस इलाके के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि आप मौताना दो, क्योंकि ये आपके इलाके का सांप। ये जो मैं अभी आपको ढोल की बात बता रहा था, ये है, देखिए, ये इस ढोल का मतलब होता है कि इलाके में एक अननेचुरल डेथ हुई है और ये लोग खुश हो जाते हैं, और फिर ये ढोल बजता है उसी हिसाब से। और वो सारे वो जो अपने हथियार वथियार ले हैं वो सब लेकर आते हैं। ये वो इलाका है, ये पूरा इलाका। यहाँ पे अब सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने गाड़ी ज़रा सी भी तेज़ चलाई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये जो मैं आपको बता रहा कि जब समझौता हो जाता है दोनों पक्षों में, तो फिर ये मुंह मीठा कराते हैं, और वो गुड़ से मुंह मीठा कराते हैं। इसका मतलब है कि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो ये परंपरा वहाँ पे आज भी चली आ रही है। आज भी कानून, हमारी पुलिस इसको कुछ नहीं कर पाई या न रोक पाई, और ये कई 100 साल से चली आ रही है। उनका कहना है कि हम जुर्म रोक सकते हैं, परंपरा नहीं रोक सकते। लेकिन ये आप सोचिए कि हमारे ही देश में एक इलाका ऐसा है जहाँ आज भी हमारा नहीं बल्कि उनका अपना कानून चलता है, जहाँ मौत के बदले मौत और या फिर पैसा, या तो आप जान दीजिए, आप में से कोई एक जान दे, और नहीं तो पैसा। तो एक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 18 साल पहले एक को सांप ने काट लिया था, उसकी पूरी फैमिली डर से कि हमें पैसे देने पड़ेंगे या जान देनी पड़ेगी, उस इलाके को छोड़ के भाग गई। 18 साल बाद इस उम्मीद में लौटती है कि अब तो लोग भूल गए होंगे, अब कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो पहुँचते हैं, पूरे गाँव में बात फैल जाती, उसके बाद पूरा गाँव उनको घेर लेता है, और फिर उसके बाद उनसे पैसे की मांग की जाती है या फिर जान देने की। तो एक को वो पकड़ के मारने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले फिर कुछ लोग बीच बचाव करते हैं, और आखिरी में वो चूँकि बहुत गरीब थे तो 1.5 लाख रुपए में सौदा तय होता है। 1.5 लाख का वो मौताना देते हैं, और उसके बाद फिर ये मामला निपटता है। ये तो हो गया 2 तरीका। लेकिन मौताना से बचने का वहाँ पे सिर्फ, अगर ऐसे लोग जो भाग जाते हैं उनकी भी एक निशानी है। जो लोग ऐसे मौताना के देने या जान देने से भाग जाते हैं उस गाँव को छोड़कर, उनके घर के जो छप्पर होता, खपड़ैल का वहाँ पे सारा घर है, वो सारे खपड़ैल तोड़ दिए जाते हैं। वहाँ की निशानी है कि यहाँ के लोग वांटेड है और ये भागा हुआ है। पहली चीज़। बचने का सिर्फ एक तरीका उस वक्त होता है जब वो मारने के लिए आते हैं। अगर उस गांव की कोई एक महिला
अपनी ओढ़नी या चादर, जिधर से मॉब आ रहा है उनको मारने के लिए, वो अपनी ओढ़नी उतार दे या एक चादर और वो सड़क पे बिछा दे उनके रास्ते में, तो वो लोग उसको क्रॉस नहीं करेंगे। पर वो महिला होनी चाहिए, वो वापस चले जाएंगे और फिर उस दिन नहीं आएंगे, फिर वो नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। अगर फिर नेक्स्ट डे ओढ़नी और चादर को डाल देता है तो फिर नहीं आएंगे, फिर वो दूसरा रूट लेंगे, उस रूट से फिर नहीं आएंगे। तो ये अजीब अजीब सी वहाँ पे परंपरा है, लेकिन यही है कि इतने सालों से चला आ रहा है, इसलिए कोई आज तक इस पर रोक नहीं लगा पाया। तो ये है जो मौताना, जिसकी मैं आपको मतलब कहानी, इसकी पूरी जो कहानी थी वो ये थी, और मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसलिए आपको ज़रूर बताऊं। ऐसी और भी हैं, जैसे एक आपके राजस्थान में एक इलाका चोरगढ़ी है, वो पूरा एक गांव है, करीब वहाँ पे 26,000 लोग रहते हैं और 3-4 हज़ार घर हैं, 26 नहीं बल्कि कम ही है। तो उस गांव की खासियत ये है कि उस गांव का हर शख्स एक ख़ास 6 महीने के लिए गांव से बाहर चला जाता है, ये कहकर कि हम कमाने जा रहे हैं, और वो सारे के सारे चोरी करने जाते हैं, इसलिए उस गांव का नाम चोरगढ़ी है। बाकायदा पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में भी ये होता है, और वो उनकी परंपरा है कि जो भी बच्चा होगा, जो बड़ा होगा, वो चोरी ज़रूर करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनके पूर्वज जो है वो उससे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये भी एक रिवायत, एक परंपरा है। ये भी राजस्थान के एक गाँव का किस्सा है, उसका नाम ही चोरगढ़ी है। तो ऐसी चीज़ें कई हैं, लेकिन अब मैं दीपक से कहूँगा कि दीपक आओ कुछ बताओ मुझे, या फिर मैं इसमें से देखता हूँ। हाँ, तो मैंने उनसे कहा था, कई लोगों की ये थी कि आप सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा। सर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपका ये चैनल चल नहीं रहा तो आप खुद का चैनल खोल लें, जिसमें आप फोटो डाल सकें। नहीं यार, आप ऐसा कोई कह रहे हैं कि नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन ये कि सर एक नक्षत्र उपाध्याय है, वो बोले कि मैं उदयपुर के पास में ही रहता हूँ, और वो देश और अगर नॉन है तो कोई जानबूझ के करते हैं लोग, मतलब ये कह रहे कि जानबूझ के करते हैं वहाँ के लोग। नक्षत्र उपाध्याय, हाँ, ये नक्षत्र उपाध्याय कह रहे हैं कि मैं वहाँ से 167 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और ये जानबूझ के भी करते हैं। ये देखिए, परंपरा तो है, लेकिन परंपरा का गलत इस्तेमाल, ये तो सभी हम जानते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। सर कई लोग पूछ रहे हैं कि आपका चैनल 2 दिन तक शो नहीं हो रहा था, उस पर कुछ बताइए। मैंने आपको शुरू में फिर आपसे ये कहा था कि 2 दिन तक कुछ तकनीकी खामियां थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यूट्यूब पर टाइम तक नहीं आ रहा था। आप लोगों में से बहुत सारे ने मेल भी लिखा, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आपने बताया, इवन स्पोर्ट्स तक से भी बहुत सारे मुझे पता चला कि लोगों ने कहा था। तो ये चीज़ें होती हैं, हमारे लिए भी नया था ये एक्सपीरियंस कि अचानक कैसे कुछ तकनीकी खामी की वजह से चैनल गायब हो गया, लेकिन अब वो वापस आ गया आज, और उसी तरीके से फिर वापस काम कर रहा है, और आप लगातार आप लोग देख ही रहोगे। सर एक होरीलाल जी बोले कि इसमें सरपंच मिला हुआ था, इसलिए पूरा कांड आगे बढ़ा। होरीलाल जी जो कह रहे हैं कि हाँ, उनका सवाल ये है कि सरपंच मिला हुआ था। वहाँ पे यही है कि जो लोग नेतागिरी करते हैं इस इलाके में पूरे, चूँकि आदिवासी की अलग अलग जातियाँ और सबके अलग अलग सरपंच हैं उनके जाति के हिसाब से, तो कई बार टकराव वहीं पे होता है और उसी वजह से वो लड़ाई होती है, और फिर लेकिन आम लोग इसको जो है भुगतते हैं। सर एक साहिल अली हैं, वो पूछ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया, प्लीज टेल मी अबाउट स्टोरी ऑफ भानगढ़ फोर्ट। साहिल अली पूछ रहे हैं भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किला की मैं आपको कभी और कहानी सुनाऊंगा, लेकिन भानगढ़ से मुझे याद आ गया, इसी राजस्थान का एक, बताओ। एक साहिल मंदिरता जी हैं, बोल रहे कि सर आपकी वजह से मुझे क्राइम में इंटरेस्ट आने लगा है। साहिल मंदिरता साहब धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन क्राइम में नहीं, बस क्राइम रिपोर्टिंग या क्राइम की खबरों में आप इंटरेस्ट रखिए, क्राइम में बिल्कुल इंटरेस्ट मत रखिए आप, वो फिर आईपीसी में फंस जाएंगे आप। सर इंदिरा गांधी की मौत की स्टोरी कब सुनाएंगे आप? हाँ, इंदिरा गांधी, प्लेन हाईजैक और 26/11, ये सारी चीज़ें अभी हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी से सुनाऊंगा। अभिषेक आनंद जी बोले आपका चैनल स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छा है। नहीं, स्पोर्ट्स तक भी बहुत अच्छा है यार। स्पोर्ट्स मैं खुद स्पोर्ट्स तक का फ़ैन हूँ, क्योंकि क्रिकेट का शौकीन हूँ, इसलिए देखता रहता हूँ। तो सर जल्दी 26/11 की कहानी। 26/11 की कहानी असल में मैं सुनाना चाह रहा था जल्दी, लेकिन मुझे फिर किसी ने बताया कि 26/11 आने वाला है, तो मुझे लगा कि उससे बेहतर दिन क्या होगा जब मैं 26/11 आपको, बल्कि पूरे, क्योंकि 26/11 की कहानी वाकई कराची के बंदरगाह से शुरू होकर, गुजरात के बंदरगाह से होते हुए मुंबई,
गेटवे ऑफ इंडिया के पास जब वो बोट आकर रुकता था, ये आप खाली मुंबई की कहानी तो छोड़ दीजिए आप, कराची से जो 10 आतंकवादी चलते हैं जिस जहाज़ में पानी के, उसके बाद कैसे वो गुजरात में अब चेंज करते हैं, फिर कैसे वो वहाँ से मुंबई पहुँचते हैं, यही कहानी अपने आप में 1 घंटे के सुनाने लायक। तो मैं आपको सुनाऊंगा, ये भी कहानी सुनाऊंगा। तो नॉर्थ कोरिया का क्या अपडेट है अभी? नॉर्थ कोरिया का अपडेट ये है कि अभी जो लेटेस्ट अच्छा हुआ, किसने पूछा? सर ये नॉर्थ कोरिया एक मिनट। अच्छा, ओके, न्यू कंसेप्ट ऑफ एवरीथिंग, गुड। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा कोई बयान दे नहीं रहे नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़, और अपना किम जोंग उन भी शांत है। तो जो उनकी मुलाकात हुई थी सिंगापुर में, लगता है उसका असर हो रहा है, और अभी तक उसके अलावा उन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट भी नहीं किया है, और बड़े शांत भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगर ऐसे ही रहा तो जल्दी हमें सेकेंड राउंड की बातचीत जो है यूएस और नॉर्थ कोरिया में सुनने को मिलेगी। प्रभात कुमार जी बोल रहे हैं कि आप जैसे आप कहानी सुनाते हो, उनकी नानी भी कहानी सुनाती है, आप नरेट अच्छा करते हैं। अब भूपेंद्र सिंह राठौर बोले कि आप पे ब्लैक टी शर्ट अच्छी जच रही है। प्रभात जी, चलिए अच्छा है, मैं भी नानी से बचपन में बहुत कहानी सुनता था, और इसीलिए मुझे शायद कहानी सुनने सुनाने दोनों का शौक है। सर अगर ऐसा है तो आप स्पोर्ट्स तक प्लीज स्टोरी बता दिया कीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स तक पे ज़रूर बता दिया करूँगा आपका। सर जो मैं यहाँ ही था जो स्पोर्ट्स तक पे क्लाइम तक की हुई। सर राजीव गांधी की डेथ के बारे में कब बता? प्रेम त्रिपाठी साहब पूछें छोटा शकील क्या हुआ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं बताता हूँ। कल यूट्यूब चैनल वैसे ही नहीं था, वो यूट्यूब पर क्राइम तक, और कल ईद की छुट्टी थी, मैं घर था, तो रात को छोटा शकील का फ़ोन आया। वो मैं एक दिन आप लोगों के सामने यहाँ पर ट्राई भी कर रहा था, तो मेरे मोबाइल पे नंबर आया, वो साउथ कोरिया का दिख रहा था। पहले मैं कंफ्यूज था, मुझे लगा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन कहीं से कुछ फ़ोन वोन ना हो, लेकिन खैर, तो उधर से ईद की मुबारकबाद दी। तो मैंने बताया कि भाई मैं ढूंढ रहा था आपको 2 खबरों के लिए, एक तो ये कि छोटा शकील ही अब इस दुनिया में नहीं, मार दिया किसी ने। तो खैर वो इस बात पे हंसे कि आपसे बात कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दूँ। दूसरा एक फ़ोटो आई थी जो मैंने आपको दिखाया था कि छोटा शकील की सबसे लेटेस्ट तस्वीर, तो इसके बारे में तो बताया कि वो अभी मैं कहीं हूँ, मैं हज करने आया हूँ, और 4 दिन के बाद मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा, कॉल करूँगा। तो कल फ़ोन आया था, और उस फ़ोन से ये लगा, चूँकि मैं आवाज़ पहचानता हूँ, लगातार बात करता हूँ, तो जो पहली खबर थी कि छोटा शकील को मार दिया गया, वो गलत थी, क्योंकि खुद मुर्दा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। और दूसरा कि वो जल्द ही, मुझे लगता है कि एक दिन मैं, बहुत सारे सवाल मेरे भी हैं, वो क्राइम तक आप तक लाइव हो सकता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पहुँचाऊँगा। सर एक सवाल है अमित गुलेरी जी का कि टेररिज्म पर आप कब क्राइम रिपोर्ट बना रहे हैं? अमित गुलेरी जी का है कि टेररिज्म पे कब बना, टेररिज्म पे बनाते रहते हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं टेररिज्म की पूरी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचता है, कैसे स्लीपर सेल यहाँ काम करते हैं, कैसे सालों तक लोग हम लोगों के बीच में सोसाइटी में घुल मिल के रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता, कैसे हमारे साथी बहुत सारे मतलब हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता। तो ये पूरा नेटवर्क है, एक दिन मैं उसका ज़रूर आपको सुनाऊँ। एक सवाल है कि 2000 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो बेटिंग हुई थी, मैच फिक्सिंग हुई थी, उसके बारे में आप कुछ वारदात में बता सकें? 180 ml नाम आईडी का। 180 ml पूछ रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में जो बेटिंग वाली थी, वो इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच बेटिंग के नहीं थे, वो पूरा स्कैंडल ही मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा हुआ वहीं से शुरू हुआ था, जब हैंसी क्रोनिया कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, और ये दिल्ली पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया था, और तब अजहरुद्दीन का नाम आया था, चूँकि अजहरुद्दीन कैप्टन थे और ये, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक दिन अचानक हैंसी क्रोनिया ने साउथ अफ्रीका में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो बुकी से मिले और ये, और उसके बाद फिर हंगामा मचा। हैंसी क्रोनिया को जाहिर सी बात है कोर्ट में पेशी हुई, फिर हटना पड़ा, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ भी हो गई। तो ये दिल्ली पुलिस का पूरा वो था जिसने पहली बार क्रिकेट में एक भूचाल ला दिया था, और इस भूचाल की वजह सिर्फ एक थी। अगर मेरा आज भी मानना है कि अगर हैंसी क्रोनिया एक्सेप्ट ना करते, और यही गट्स होनी चाहिए और ये ईमानदारी थी कि गिल्टी फील हुई, और चूँकि हैंसी क्रोनिया के बारे में ये कि बहुत धार्मिक किस्म के वो आदमी थे और लाजवाब कैप्टन क्रिकेटर तो थे ही थे, तो हो सकता है और किसी मुल्क के किसी खिलाड़ी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक्सेप्ट करता, लेकिन हैंसी क्रोनिया ने आकर कबूल किया अपना जुर्म, कहा कि हाँ वो बुकी से मिले, ये किया वो किया, जिसके बाद फिर आँच हमारे हिंदुस्तान तक आई, जिसके बाद फिर अजहरुद्दीन के ऊपर भी हुआ जो लाइव बैन और तमाम चीज़ें। लेकिन वो सारी चीज़ें, सिर्फ ये केस अगर अपने अंजाम तक पहुंचा तो उसकी वजह और सिर्फ हैंसी क्रोनिया का ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल करना था, जो वाकई मतलब
बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है जो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करें। सर एक दर्शक बोल रहे हैं कि आप क्राइम पेट्रोल के डायरेक्टर बन जाइए। क्राइम पेट्रोल का डायरेक्टर नहीं यार, लेकिन हाँ, नहीं मैं बीच बीच में, वैसे आप लोगों ने पता नहीं कितने देखा भी होगा, मैं कभी सीआईडी में आ जाता हूँ, कभी सावधान इंडिया भी कई बार मैं कर चुका हूँ। तो कभी कभी जब मौका मिलता है या कुछ ऐसा होता है तो करता रहता हूँ, लेकिन मैं क्राइम रिपोर्टर ही ठीक हूँ, और डायरेक्टर वायरेक्टर मेरे बलबूते की बात भी नहीं है। सर शीना बोरा मर्डर केस के बारे में कई लोग बोल रहे हैं कि आप कब सुनाएंगे, और अबू सलेम की पूरी कहानी। चलिए, अबू सलेम की पूरी कहानी सुनाऊंगा और शीना बोरा की भी कहानी। शीना बोरे में जब मैं मुंबई में था और इसको मैं लगातार 10 दिन वहाँ पे था और कवर कर रहा था, तो मेरे अपने करियर में भी ऐसा था कि मतलब मैं खुद उलझ गया था कि क्या बोलूँ। रिश्ते में शीना बोरा की जो माँ थी वो माँ तो थी, फिर वो उसकी बहन भी हो जाती है, और जो पीटर मुखर्जी हैं वो बाप थे माँ के पति के हिसाब से, और लेकिन फिर बहन के हिसाब से जीजा भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना रिश्तों का घालमेल है, एक की 3 शादी, एक की 2 शादी, एक की सगाई, तो सारे मिला के जो कैरेक्टर हैं उसको ईमानदारी से, मतलब जब मैं आपको सुनाऊंगा तो मुझे कागज़ पे लिखना पड़ेगा रिश्ते के बारे में, क्योंकि इस रिश्ते में इतना घालमेल था, और इसीलिए ये स्टोरी अपने आप में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रही थी। तो वो मैं अभी तो जेल में हैं दोनों, पीटर मुखर्जी भी और वो भी, तो मैं वो भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। सर एक है कि कल एक दर्शक है, उनकी फ्लाइट है, अब उन्होंने आपकी वो एक्सीडेंट वाली कहानी सुनी तो उनको डर भी लग रहा है कि वो कल फ्लाइट में कैसे कौन है? नहीं, शिवाशीष दास जी, आपकी कल फ्लाइट है और मेरी तमाम दुआएं, शुभकामनाएं एंड हैप्पी जर्नी आपके लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो मैं चूँकि मैंने रिपोर्टिंग की थी 3 ऐसे इंसिडेंट आपको प्लेन के सुनाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है डरने की ज़रूरत। और ये तो पता है हम सभी को कि ज़िंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग डरते हैं कई चीज़ों से, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, और आप हमेशा अच्छे रहें, ये मेरी दुआ है। श्रीकांत मांजरी जी हैं, बोलते हैं कि डुप्लीकेट क्राइम तक आ गया है जिस पे आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, और क्राइम तक के बहुत बड़े फैन है। कौन? श्रीकांत मांजरी। श्रीकांत जी कह रहे हैं कि डुप्लीकेट क्राइम तक आ गया है। देखिए हर एक, अब मुझे नहीं मालूम है, आपने देखा तो मैं भी उसको देखूंगा, लेकिन ठीक है, अगर क्राइम की खबरें इस तरीके से लोग दिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए। हमारा चैनल ही उन्होंने डुप्लीकेट बना दिया। अच्छा, हमारा? हाँ, क्राइम तक का डुप्लीकेट चैनल बना लिया। अच्छा चलिए, उसको देखेंगे श्रीकांत जी, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक ममता परियार है, वो कह रहे हैं कि चार्ली शोभराज पे भी कभी बात करी। ममता परियार, ममता परियार साहब, आप चार्ल्स शोभराज, ये मेरे, हाँ कुछ स्टोरी मैं हमेशा आप लोगों के लिए भी सुना देता हूँ। कुछ है जो मेरे बड़े दिल के करीब है, जिसको मतलब मुझे करते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए अच्छा लगता है। उनमें एक चार्ल्स शोभराज है, इसलिए कि मेरा आज भी मानना है कि 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो अगर जुर्म की दुनिया में ना होते, और अगर गलती से वो पुलिस सीबीआई में होते, तो उनसे बेहतरीन, उनसे ज़हीन दिमाग हो ही नहीं सकता था। एक चार्ल्स शोभराज, एक नटवर लाल। आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि मैं नटवर लाल के गांव गया था। जब नटवर लाल आखिरी बार दिल्ली से फरार हुए, इलाज के लिए एम्स लाया गया था, और ये अब इस बात को करीब हो गए 2002 की बात है या 3 की, जब नटवर लाल को आखिरी बार हिरासत में एम्स लाया गया था। और नटवर लाल वापस जा रहे थे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो भागने की कहानी भी बड़ी अजीब थी। नटवर लाल जब अस्पताल में जितने दिन रहे, अपने हाथ चल नहीं पा रहा था, व्हील चेयर पे, मतलब वो उठ भी नहीं पाता था। जब वो जाता था बाथरूम तो व्हील चेयर पे। तो जो उसके साथ पुलिस वाले थे 4 ड्यूटी पे, उनको पता था कि ये बंदा करीब 25 दिन से उठ नहीं रहा, चलने के तो दूर की बात है, उठ भी नहीं सकता है। तो उसको व्हील चेयर पे लेके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। उसके बाद अचानक नटवर लाल ने कहा एक पुलिस वाले से कि मुझे चाय पीनी है, तो वो चाय लेने चला गया। दूसरे से उसने कहा कि बीड़ी पिला दो, उसने बीड़ी लेने चला गया। अब बचे 2 आपस में उसको छोड़ के वहीं पे व्हील चेयर पे और गप्पे मार रहे हैं, और नटवर लाल देख रहा है। उन्हें पता है कि ये 25 दिन से बंदा कभी व्हील चेयर से तो उठा नहीं है, क्या करेगा। तो वो चले गए टॉयलेट की तरफ, दोनों बाकी सिपाही। अब नटवर लाल अकेला, 2 मिनट के बाद सब आते हैं, देखते हैं व्हील चेयर वहीं पे, नटवर लाल गायब। वो दिन है, उसके बाद नटवर लाल कभी मिला नहीं। तो जब ये खबर हुई थी तब मैं फिर गया था उस जगह पे जहाँ आपके सिवान के पास है, बहुत फेमस नाम है उस जगह का, उस गांव का,
जहाँ नटवर लाल पैदा हुआ, और उसकी वजह उस फेमस की कि उस गांव ने 2 लोग ऐसे दिए जो दिल्ली आए। एक सीधा दिल्ली आके क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, और दूसरा सीधे राष्ट्रपति भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस गांव का नाम अभी मुझे देखिए इत्तेफाक से याद नहीं है। नहीं, बांगड़ा नहीं, बड़ा अच्छा नाम है एक गांव का, तुम नटवर लाल विलेज, तो ज़ीरा देई गांव है ये आपका, जो डॉन शहाबुद्दीन है सीवान, उसके पास नज़दीक है। तो ज़ीरा देई गांव था। तो नटवर लाल के बारे में फिर ये हुआ कि हम लोग उस गांव गए, फिर देखा, तो वहाँ पर जब हम पहुँचे और हमने रिपोर्टिंग शुरू की, तो मैं हिल गया कि जितने लोगों से मिलूँ और जब मैं बोलूँ कि नटवर लाल के बारे में, तो वो पहला लाइन जो जवाब देते थे वो ये कि आप नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल बोलिए। तो वो पूरे अपने गांव में, वहाँ नटवर लाल नाम लेना मतलब आप सामने वाले को नाराज़ करना है, वो इतनी ज़्यादा इज्जत देते कि नहीं आप मिस्टर नटवर लाल बोलिए। और उनकी नज़र में नटवर लाल कहीं से गुनहगार नहीं था, उनकी नज़र में नटवर लाल एक जीनियस था, और वो गांव के लोगों की मदद करता था, और वो कभी नहीं मानते थे कि नटवर लाल का क्राइम से कोई लेना देना है। तो लेकिन ये 2 लोग हैं, एक चार्ल्स शोभराज, एक नटवर लाल, जो मेरा मानना है कि अगर क्राइम की दुनिया में ना होते तो वाकई, और ये अगर पुलिस और सीबीआई में होते तो ये एक बहुत बड़ा एसेट होता, क्योंकि जिस तरीके से ये सोचता है या इनका दिमाग चलता था वो अजीबोगरीब था। तो चार्ल्स शोभराज की भी मैं आपको पूरी, चूँकि चार्ल्स शोभराज में मैंने अनगिनत सीरीज़ बनाई है। मैं चार्ल्स शोभराज के लिए काठमांडू भी गया जब वो जेल में, और चार्ल्स शोभराज की जब शादी हुई तब भी मैं वहीं था काठमांडू में, तो मैंने पूरा कवर किया, तो वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एक यंगस्टर है, वो पूछ रहे हैं कि जो मिलिटेंसी है कश्मीर में, उसके पीछे कारण क्या है, जड़ क्या है, कभी इस पे आप स्टोरी। एक पूछ रहे हैं कि मिलिटेंसी कश्मीर में उसके पीछे वजह क्या है। तो जानना चाहते हैं कि क्या कारण है। देखिए इसमें ये सवाल थोड़ा सा मतलब मैं क्राइम से हट के है, क्योंकि कश्मीर जहाँ आ जाता है वहाँ मिलिटेंसी या बाकी चीज़ें नहीं, फिर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। और कश्मीर में चूँकि हमेशा जो पाकिस्तान की तरफ से डिस्टर्बेंस किया जाता है, और बॉर्डर भी LOC हमारा वहीं पे है, तो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की आर्मी जो है बिना कश्मीर का नाम लिए, बिना कश्मीर का राग अलापे अपना काम नहीं कर सकती, उन्हें दिखाना पड़ता है। तो इस वजह से डिस्टर्बेंस होती है, और सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहीं से होता है, LOC से ही लोग आतंकवादी आते हैं। तो मिलिट्री, लेकिन हाँ अब एक बीच में शांति थी, फिर गड़बड़ा गया। दूसरा एक नई जो चिंता की बात आ गई कि पहले ही जो कश्मीर में उथल पुथल या खून खराबा होता था वो बॉर्डर पार करके जो आतंकवादी आते थे वो करते थे। अब जो कश्मीर के बहुत सारे लोकल नौजवानों को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और वो जिस तरीके से पत्थरबाजी से लेकर बाकी चीज़ें कर रहे हैं, इसे बहुत जल्दी रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बॉर्डर पार के आतंकवादियों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही लोग जो इस तरीके से जिनका ब्रेन वॉश किया जाए और इस तरीके से जिन्हें कानून के ख़िलाफ़ भड़काया जाए, वो थोड़ा सा गंभीर बात हो जाती है। तो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि प्रेम त्रिपाठी कबड्डी में गोल्ड नहीं आ रहा है सिर्फ। हाँ, एक प्रेम त्रिपाठी, अच्छा प्रेम त्रिपाठी। एक तो पहली बार आज मैं देख रहा था, हम ईरान से कबड्डी में सेमीफाइनल में हार गए, वो भी 17-7 बुरी तरीके से, जबकि कबड्डी में लगातार हम जीतते रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा हमने जीता है। मुझे तो ये भी लगता है कि कबड्डी में शायद एशियन गेम्स में जो शामिल हुआ है वो इंडिया की वजह से, क्योंकि हम कबड्डी के महारथी थे और ये था। लेकिन हाँ अफसोस हुआ, लेकिन ये कि आज मैं वो देख रहा था अपनी बैडमिंटन में, तो PV सिंधु जो है वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए और बड़ा क्लोज मैच था। सर कल कोई हॉरर स्टोरी आप सुना सकते हैं? कल की फरमाइश है कोई हॉरर स्टोरी। चलिए मैं रात तक सोचता हूँ और फिर बताता हूँ कि कल कौन सी स्टोरी सुनाता हूँ। वारदात की। और हाँ, एक आज वारदात थोड़ी अलग लगा। आज वारदात क्रैश के ऊपर है। एक चॉपर कैसे क्रैश किया उसके लाइव फुटेज हैं, और बिहार में कैसे पुलिस वालों को सरेआम पीटा गया वो है। तो आज वारदात मिक्स अलग अलग आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, और करीब 11 बजे तो आप ज़रूर देखिएगा। और कल आपसे 9 बजे मिलेंगे, और कल कोशिश करूँगा एक बार दिन में भी आपसे ज़रूर मिलूँ। सर आपकी लाइफ कैरियर की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कौन सी थी, क्या है? मेरे करियर की मर्डर मिस्ट्री अगर सबसे बड़ी कहें तो आज भी मुझे लगता है फिर आरुषि है। इसलिए कि मैंने अभी उस दिन आपको बताया कि आज भी पता नहीं है कि कातिल कौन है, और जो बोले कि ये कातिल है समझिए वो सबसे बड़ा झूठा है। और हर जगह पे बटा हुआ है। लोअर कोर्ट ने कहा कि कातिल माँ बाप हैं, उम्र कैद की सज़ा। हाई कोर्ट ने कह दिया दोनों बेकसूर हैं, बरी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो कत्ल तो हुआ, एक घर के अंदर 4 लोग थे, 2 जिंदा 2 मुर्दा।
लेकिन घर के बाहर कौन गया, घर के अंदर कौन आया, ये आज तक किसी को मालूम नहीं। किस हथियार से कत्ल हुआ, वो हथियार आज तक नहीं मिला। मकसद क्या था, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानी 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 के अलावा सबूत कोई नहीं, किरदार कोई नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री है मेरे लिए। सर गिरफ्तार होने से लेके सज़ा तक कितनी सारी प्रोसीजर होते हैं, कभी आप शॉर्ट? अच्छा, गिरफ्तार होने से लेकर सज़ा तक, चलिए मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, ये समझ जाएंगे आप लोग बहुत सारे। एक जुर्म की कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये हम लोग बहुत सारे लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते होंगे, लेकिन किस्तों में अलग अलग। तो मैं आपको एक जुर्म की कहानी की शुरुआत और ख़ात्मा बताता हूँ। जैसे मैंने उस दिन आपको फांसी की कहानी सुनाई थी, तो आप फांसी से ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि फांसी की शुरुआत कैसे होती है और ख़त्म कैसे होती है। वही हर एक जुर्म की कहानी का अंजाम और शुरुआत होता है। जैसे मैं अफजल गुरु की फांसी से लेता हूँ। अफजल गुरु ने पार्लियामेंट हाउस पे अटैक हुआ और उसका गुनहगार था। तो जब वो पकड़ा गया तो पहला जो एफआईआर जो दर्ज हुआ वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज हुआ, क्योंकि वो जुरिसडिक्शन पार्लियामेंट थाने में आता है। तो जो भी क्राइम जब होता है तो उस इलाके के थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फुल फॉर्म इसका मतलब होता है कि एक जुर्म नामजद हो गया। जब तक एफआईआर नहीं है तब तक जुर्म शुरुआत नहीं होती है। एक एफआईआर का मतलब ये हुआ कि ये एक गुनाह हो गया है और ये दर्ज कर लिया गया है। अब ये जब तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा उस एफआईआर का आप कुछ नहीं कर सकते, और अंजाम तक पहुंचने से पहले वो एफआईआर जिंदा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हर जुर्म का नहीं, मैं फांसी से समझाना शुरू करता हूँ कि अफजल गुरु ने पार्लियामेंट अटैक पे नाम आया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कानून ये है कि पुलिस जांच करेगी कि हाँ इस एफआईआर में जो जो इल्ज़ाम पुलिस ने लगाया वो सही है कि नहीं। तो अब वो सही है कि नहीं ये कौन फैसला करता है, ये अदालत। तो अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मान लीजिए मुजरिम को पकड़ लिया, तो उसके पास पुलिस के पास 14 दिन की पुलिस कस्टडी होती है, टोटल 14 दिन। जैसे अगर उसने मुझे किसी अफजल गुरु को मान लीजिए उसने पकड़ा, तो अब 14 दिन तक वो पुलिस हिरासत में पूछताछ कर सकती है, किसी भी कीमत पे 15वां दिन नहीं कर सकती है। अब वो 14 दिन या तो अदालत एक साथ दे दे या 2, 7, 6 करके ऐसे दे दे। जनरली अदालत 7-7 दिन करके देती है। 14 दिन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद वो सीधे न्यायिक हिरासत में चला जाएगा, मतलब जुडिशल कस्टडी में। जुडिशल कस्टडी मतलब जेल, जो भी उस इलाके का जेल है। जैसे अफजल गुरु को तिहाड़ भेज दिया गया। अब जुडिशल कस्टडी भी 14 दिन का ही होता है, लेकिन हर 14 दिन में आपको बाहर नहीं आना है। 14 दिन में आपकी अदालत में कागज़ जाएंगे, पेशी होगी और वो बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। तो अब 90 दिन उसके बाद, ये तो हो गया 2। अब 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को उस एफआईआर पे चार्जशीट दाखिल करनी है। 90 दिन के अंदर चार्जशीट का मतलब होता है कि आपका ये गुनाह, आप पे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। तो अफजल गुरु का था कि ये आपने पार्लियामेंट में अटैक कराया, आपने देशद्रोह का काम किया, आपको ये चार्जेस हैं, इनमें ये सेक्शन है, इनमें ये सज़ाएँ। अब वो अदालत देखती है, चार्जशीट पुलिस दाखिल करती है कि हाँ इस चार्जशीट में ये सेक्शन, ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। ये अदालत का काम है। अदालत चाहे तो उसमें से बहुत सारी धाराएँ हटा दे, वो चार्जशीट को खारिज कर दे। तो अब चार्जशीट 90 दिन के अंदर अदालत में दाखिल होती है। अगर चार्जशीट 90 दिन के अंदर अदालत में दाखिल नहीं हुई तो जो आदमी जेल में है 91 दिन, वो अपने आप बेल का हकदार हो जाता है। तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट इसलिए दाखिल करते हैं, वरना 91 दिन उसको ज़मानत मिल जाएगी। वो कहेगा कि देखिए 90 दिन हो गए, इन्होंने मेरे खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया तो मैं बाहर हो जाऊँगा। खैर, अब चार्जशीट दाखिल हो गई अदालत में। इसके बाद मुकदमा चलता है दोनों पक्षों से। अदालत में जो मुकदमे के दौरान जो पेशी होती है वो 2-3 तरह से, एक तो विटनेस होता है जो चश्मदीद, एक दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स होता है, एक जिसमें आपका हैंडराइटिंग से लेके बाकी, एक फॉरेंसिक होता है, प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें। उसके बाद ये अदालत में कोई टाइम फ्रेम नहीं है कब तक मुकदमे का फैसला होगा। वो चलता रहता है, दोनों पक्षों को सुनते हैं, गवाहियाँ होती हैं सब। उसके बाद लोकल अदालत अपना फैसला सुनाती है। फैसला सुनाती है कि अफजल गुरु को फांसी। अब अफजल गुरु के बाद 90 दिन का टाइम है उस फांसी के फैसले को चैलेंज करने के लिए ऊपर में। वो चाहे तो ना करे, लेकिन ये उसका हक है। तब वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में वो अपील करता है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन हाई कोर्ट और यहाँ लोअर कोर्ट में एक फ़र्क है। लोअर कोर्ट में सारे गवाह आते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं, सारे प्रूफ रखे जाते हैं, सारे सबूत रखे जाते हैं। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता, वरना फिर टाइम लगेगा। हाई कोर्ट सिर्फ वो जजमेंट की कॉपी को पढ़ता है लोअर कोर्ट के और देखता है कि हाँ ये जजमेंट है कि नहीं। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें से इस गवाह की गवाही पे डाउट है या ये सबूत बेकार है, तो उसको दोबारा बुला सकता है उस गवाह को और उस सबूत को दोबारा चेक कर सकता है। करने के बाद अब हाई कोर्ट भी अपना फैसला दे देता है। अब मान लीजिए अफजल गुरु का था, अब हाई कोर्ट ने भी कहा, लोअर कोर्ट ने फैसला जो है फांसी की सही है, इसलिए अफजल गुरु को फांसी दी जाती है।
अब हाई कोर्ट के बाद फिर 90 दिन का टाइम है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम वही काम होता है जो हाई कोर्ट में होता है। वो जजमेंट की कॉपी पढ़ते हैं और ये देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो गवाह को बुलाएंगे, सबूत को बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है और कहती है अफजल गुरु की फांसी बरकरार। लेकिन अब भी फांसी नहीं हो जाएगी। इसके बाद एक रिव्यू पिटीशन होता है। रिव्यू पिटीशन दूसरी बेंच करेगी। मान लीजिए अगर 3 जज बैठे हुए या एक जज ने किया तो वो कोई और जज करेगा, ताकि कोई गलती रह गई है तो वो देख सके। पर रिव्यू पिटीशन में भी खारिज। तो फिर इसके बाद ये होता है कि एक और पिटीशन होता है, वो भी आप डाल सकते हैं, ये भी खारिज। फिर होता है लास्ट आपके पास प्रेसिडेंट के पास मर्सी का अपील, दया याचिका। तो अब प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट ने भी खारिज कर दी। अब प्रेसिडेंट ने भी खारिज कर दी तो उसका मतलब है कि अब फांसी की सज़ा होगी। लेकिन जब प्रेसिडेंट खारिज कर देता है तो उसके बाद एक ब्लैक वारंट जारी होता है। मतलब प्रेसिडेंट ने उसको दया याचिका नहीं, तो अब ब्लैक वारंट जारी। ब्लैक वारंट मतलब उसको कहते हैं मौत का फरमान। और उसके बाद वो वारंट पहुंचता है कहाँ? अब जैसे अफजल गुरु का मामला है तो वो वारंट अफजल गुरु के पास नहीं जाएगा, वो वापस आएगा लोअर कोर्ट पटियाला, जहाँ से पहले मुकदमे की शुरुआत हुई थी। शुरुआत एकदम जहाँ, फिर घूम के कहानी वहीं आएगी। वो उस अदालत में जाएगी जिसने सबसे पहले अफजल गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। अब वो अदालत तय करेगी कि कब इसको फांसी होनी है, लेकिन वो अदालत खुद तय नहीं करेगी। अब वो तिहाड़ जेल को भेजेगी। तिहाड़ जेल को कहेगी कि ये है, ये आपका फैसला है, इसको फांसी देनी है। अब आप बताओ आप कितना दिन लगाओगे आप तैयारी करने में। तो अब जो जेल का जेलर है वो तय करता है कि डेट और टाइम क्या होगा। वो वापस अदालत को बताता है हम इस तारीख को फांसी देंगे। देन फिर ये कोर्ट फैसला सुनाती है, ठीक है आप ये कीजिए, और हमारी तरफ से एक मैजिस्ट्रेट वहाँ पे मौजूद होगा जो विटनेस होगा। उसके बाद फिर फांसी की तारीख होती, फिर फांसी होती। उस फांसी में एक जो न्यायिक अधिकारी है वो भी मौजूद होता है। फांसी के बाद वही उसकी मौत पे साइन करता है कि हाँ हाँ, जब पहले तो जब फांसी हो जाती है तो उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाता है कि हाँ ये मर चुका है। उसके बाद वो साइन करता है कि हाँ ये अफजल गुरु की मौत हो गई। उसके बाद वो उसके मौत का जो डेथ सर्टिफिकेट है उस न्यायिक अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ वापस फिर उस अदालत में पहुँचे जिसने सबसे पहले फांसी की सज़ा सुनाई। फिर वो अदालत देखती है कि हाँ ये मर चुका। उसके बाद उसके साथ वो एफआईआर की कॉपी भी होती जहाँ से केस की शुरुआत हुई थी। तो वो सारे दस्तावेज़ कानून के जो पहले दिन से एफआईआर के बाद से मुकदमे में शुरू हुआ, वो सारे पन्ने एक एक कर फाइल में जमा होती है। सबसे ऊपर पर उसकी आखिरी मौत का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो होता है और वो एफआईआर होती है। उसके बाद वो अदालत फिर उस पर लास्ट साइन करती है। उसके बाद कहती है दिस केस इज़ क्लोज्ड। तो एक एफआईआर की कहानी जहाँ से शुरू होती है आखिर में वहीं पे आके ख़त्म होती है। ये पूरा एक लीगल प्रोसीजर है। सर एक सौम्या जी हैं, वो पूछ रही हैं कि आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे कभी वारदात बनाई, जैसे आपने लास्ट के ऊपर बनाया था। सौम्या जी सर्जिकल पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे बनाया था और वारदात में दिखाया भी था। हाँ मैं बॉर्डर पे खुद नहीं था, लेकिन जो भी कहानियाँ थी और जो विजुअल आए थे बाकी चीज़ें थी तो वो किया था। तो मुझे लगता है कि आज मैंने कानून की काफ़ी चीज़ें बता दी और अब आपको पता चली गया कि वापस आ चुका है क्राइम तक यूट्यूब पर। तो आप लोग देखते रहिए और बाकी लोगों को भी दिखाते रहिए और इस परिवार को बड़ा करते रहिए। और कल 9 बजे फिर देखता हूँ कुछ हॉरर स्टोरी है या कुछ और है, पर जो भी होगी इंटरेस्टिंग होगी। तो कल आएंगे 9 बजे और कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक बस आप देखते रहिए और सब अच्छे रहिए।